हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दुर्गेश एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं सीडीपी के 30 क्वेश्चंस जो कि सीटेट जनवरी 2021 में पूछे गए थे। यह बुकलेट नंबर जो है आई है, ठीक है। बुकलेट का जो कोड था आई था, उसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। सॉरी। चलिए, तो आज 30 क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या सहित देखेंगे, ठीक है ना। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। रोहन है, वो क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, तो वो खेलते खेलते उसको चोट लगी तो वो रोने लगा, ठीक है ना। तो उसके पापा क्या कह रहे हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो पिता जो यह कथन बोले हैं वो क्या दर्शाता है, यही आपको बताना है। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। अब देखिए, समझते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता होती क्या है। देखिए, लैंगिक रूढ़िवादिता एक ऐसी धारणा होती है जो कि मतलब हमारे समाज के द्वारा बनाई जाती है, वो दर पीढ़ी दर चलती चली आती है। जैसे मान लीजिए, लड़का है जो खेल रहा था, उसको चोट लग गई तो लड़का रोने लगा। तो उसके पापा ने क्या कहा कि लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं, तो तुम लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो क्योंकि लड़के नहीं रोते हैं। तो उसके पापा ने क्या दिखाया कि रूढ़िवादिता को दर्शाते हैं। उसके पापा का जो कथन है क्या दर्शा रहा है, रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन तो सही दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। तो चुनौती नहीं दे रहा है। चुनौती देने का मतलब होता है कि अगर वो जो काम लड़कियां कर रही हैं, अगर वो काम लड़के भी करें तो क्या होगा, ये चुनौती होगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए लड़कियां माउंट एवरेस्ट पर अगर चढ़ रही हैं तो क्या कर रही हैं, वो लड़कों को चुनौती दे रहे हैं कि सिर्फ लड़के ही माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ सकते हैं, लड़कियां भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकती हैं। समझा गया ना, चुनौती। तो लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, तो ऐसा भी नहीं है। वो क्या कर रहा है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। जो रोहन था उसको चोट लगने के दौरान वो रोने लगा, तो उसके पापा ने कहा कि तुम लड़की की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो क्या दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। इसमें पहला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए, तीसरा ऑप्शन दिया है कि लैंगिक भेदभाव को कम करता है। तो उसमें भेदभाव को कम कहाँ कर रहा है, इसमें तो लड़कियों को क्या कर रहा है कि लड़कियां रोती हैं, कोई जरूरी थोड़ी कि लड़कियां ही रोती हैं, लड़के भी रोते हैं। तो लैंगिक भेदभाव में भी क्या हुआ कि मतलब किसी एक पक्ष को ज़्यादा माना जाएगा, एक पक्ष को कम माना जाएगा। तो हमें दोनों को समान मानना है, ठीक है ना। तो आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दूसरा इसमें देखिए कि एक प्रगतिशील कक्षा में जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है उसमें क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। तो अटल पाठ्यक्रम का पालन नहीं करना चाहिए। कोई भी जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है उसमें क्या करना चाहिए, अटल पाठ्यक्रम का पालन नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो प्रतिस्पर्धा क्या होता है, कंपटीशन। तो विद्यार्थियों में जो कंपटीशन है उस पर भी बल नहीं देना चाहिए। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो गलत है। इसमें देखिए, तीसरा क्या है कि बच्चों की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। देखिए, मौका प्रदान करना चाहिए। देखिए, बहुत ही पॉजिटिव आंसर है। तीसरा इसमें सही हो जाएगा कि ज्ञान की संरचना के लिए क्या करना चाहिए, बच्चों को मौका देना चाहिए, ठीक है, प्रचुर मौका देना चाहिए। तो दूसरे का तीसरा ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों को उसके एकेडमिक अंकों के आधार पर नामांकित नहीं करना है। उसको मतलब उसको अंकों के आधार पर नामांकित नहीं करना है। तो तीसरा भी चौथा भी गलत है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा का। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए, ज्ञान की रचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे देती है। क्या दे रही है, संकेत दे रही है और इशारे दे रही है, ठीक है। क्या, क्यों, कैसे, मतलब वो बता रही है कि किसी चीज़ को कैसे करना है, क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है, क्यों करना है, ये सब क्या कर रही है, कोई शिक्षिका है, वो बच्चों को बता रही है, ठीक है। तो क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये योजना मतलब क्या दर्शाती है, यही बताना है आपको। तो लेव वाइगोस्की की थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि जो लेव वाइगोस्की की थ्योरी होती है उसी के अकॉर्डिंग बताना है कि अगर मान लीजिए कोई टेम्परेरी आपको हेल्प दे रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यही बताया गया है। जो शिक्षिका है वो क्या कर रही है, बच्चों को एक टेम्परेरी हेल्प दे रही है, ठीक है। एक मतलब एक
पाठ दे रही है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए दूसरे ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि अधिगम के लिए अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचनाओं को काम करेगी, ठीक है। जो शिक्षिका है वो क्या कर रही है, बच्चों को एक एक मतलब वो संकेत दे रही है या इशारा कर रही है, तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट के लिए एक प्रकार का पार्ट होगा, जिसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, एक प्रकार का ढांचा बोलते हैं। लेवाइगोस्की का टर्म है पार्ट या ढांचा। इसमें क्या होता है कि कोई बच्चा अगर सीख नहीं पा रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, एक टेम्प्रेरी हेल्प देंगे, एक गाइडेंस देंगे, जिसको उसको सिखाने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो इसमें टीचर क्या कर रही है, बच्चों को क्या कर रही है, क्या और क्यों कैसे, जो भी उसके क्वेश्चन है उसके लिए उसको सहायता प्रदान कर रही है। तो क्या हो जाएगा, अधिगम के लिए एक पाठ या फिर आधारभूत संरचना के काम करेगी, ठीक है। और इसमें देखिए पहले ऑप्शन में दिया गया कि बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित यानी कि अनमोटिवेटेड, यानी तो वो डिस्करेज तो करेगी नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। छात्रों को प्रत्याहार, तीसरा वाला है, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी, तो बिल्कुल नहीं। अधिगम की प्रक्रिया को अर्थहीन, तो अर्थहीन तो बिल्कुल नहीं बनाएगी, ठीक है। तो इसमें दूसरा वाला सही हो जाएगा। देखिए चौथा, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो बच्चा होता है उसका जो समाजीकरण है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसमें पहला कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है। पहला वाला तो ठीक लग रहा है, क्योंकि जो विद्यालय होता है वो समाजीकरण का क्या होता है, विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक होता है, सही बात है। परिवार क्या होता है, समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है, ये भी सही बात है। तो पहला तो ठीक है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, तो विद्यालय प्राथमिक कारक नहीं है, तो ये तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तीसरा है कि समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक और परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारक, तो परिवार जो समाजीकरण का क्या होता है, प्राथमिक कारक होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। परिवार एवं जनसंचार दोनों क्या है, समाजीकरण के द्वितीय कारक है, तो परिवार प्राथमिक कारक ही होगा, ठीक है ना। तो दूसरा, तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा, इसमें पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है, जो मल्टी डायमेंशन क्या बोलते हैं इसको, बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है ना। इसमें देखिए जो बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोड़ देता है आपको बताना है। तो बुद्धि, पहला है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जाती है। देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी ऑप्शन में अगर केवल आ गया ना, तो समझ लीजिए कि वो 100% गलत हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा हम देखिए कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। इसमें कहा कि बुद्धि क्या है, एक आयामी होती है, तो ये बात नहीं है। बुद्धि क्या होती है, बहु डायमेंशनल होती है, ठीक है ना, बहुआयामी होती है। तो बुद्धि का सिर्फ एक आयाम नहीं होता है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। बुद्धि की विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धि की क्या है, विभिन्न दशाएं, इसमें कुछ ये ठीक लग रहा है, क्योंकि बुद्धि की क्या है, बुद्धि कई प्रकार की होती है, ठीक है, तो इसकी विभिन्न दशाएं होती हैं, ठीक है। चौथा है कि बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती है, तो ये गलत है। बुद्धिमत्ता में क्या होती है कि सबके अंदर जो बुद्धि होती है सबकी डिफरेंट होती है, सबकी अलग अलग बुद्धि होती है, तो विभिन्नताएं तो होगी ही होगी, तो इसमें नहीं होती है कहा है, तो चौथा वाला भी गलत हो जाएगा। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला, बुद्धिमत्ता में विभिन्न दशाएँ होती हैं। जो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो हार्वर्ड गार्डनर थे, उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, छठवां क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलवर के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, ठीक है। जो लॉरेंस कोहलवर ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो उसमें कहा गया है, मतलब उस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। इसमें कहा गया है कि किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। तो इसमें देखिए प्रथा पूर्व अवस्था, जो लॉरेंस कोहलवर के, इनकी 3 अवस्थाएं थी, ठीक है ना, पहला था प्री कन्वेंशनल, दूसरा पोस्ट कन्वेंशनल और तीसरा पहला था जो प्री कन्वेंशनल और दूसरा कन्वेंशनल और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज था इनका, ठीक है ना। तो इसमें जो प्रथागत होता है, प्रथागत यानी कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है,
बच्चा क्या करता है, किसी कार्य को इसलिए करता है क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देते हैं, इसमें क्या करता है वो समाज के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है ना। तो कन्वेंशनल स्टेज में हो जाएगा। देखिए फार्मल तो जीन पियाजे का आ जाएगा, तो अमूर्त संक्रियात्मक गलत हो जाएगा। तो इसमें दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां, लियो वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो लियो वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसको महत्व पर जोर देता है, तो आपको बताना है। देखिए सांस्कृतिक उपकरण, तो लियो वाइगोस्की सांस्कृतिक और सामाजिक सिद्धांत दिए थे, तो पहला तो ठीक है, अभी तक सांस्कृतिक उपकरण पर जोर देता है, सही है। दूसरा है गुणारोपण, तो गुणारोपण की बात तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत नहीं करता है, गलत हो जाएगा। अभिप्रेरणा मोटिवेशन की बात भी नहीं करता है, संतुलन की बात भी नहीं करता है। तो इसमें 7वें का पहला ही सही हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण। ले वाइगोस्की में अगर सही करना है तो देखिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात कौन करता है, ले वाइगोस्की करते हैं। इन्होंने समाज को भी साथ लेकर चला था, संस्कृति को भी साथ लेकर चलने की बात कहते हैं, ठीक है। बच्चा कैसे सीखता है, समाज से सीखता है, अपने संस्कृति से सीखता है। तो इसमें पहला वाला सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। जीन पियाजे का क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दिया था। तीनों पूछ रहे हैं कि संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित किया जाता है, आपको बताना है किसके रूप में वर्णित किया जाता है। तो देखिए इसमें मनोवैज्ञानिक उपकरण, तो मनोवैज्ञानिक उपकरण तो नहीं होगा, संज्ञानात्मक संरचना की बात कर रहा है ना। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, ये भी नहीं होगा। विकास का समीपस्थ क्षेत्र, जेडपीडी की बात करते हैं। जेडपीडी की बात कौन करता है, लियो वाइगोस्की करते हैं, ठीक है। और स्कीमा, देखिए स्कीमा क्या होता है, इसमें राइट आंसर चौथा हो जाएगा, 8वें का 4 हो जाएगा। स्कीमा क्या होता है कि मान लीजिए अगर मैं कहूँगा किसी भी चीज़ के, किसी के बारे में अगर बात करूँगा, उसकी इमेज आपके माइंड में अगर छप रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँगा कि हाथी, तो आपके दिमाग में एक क्या बन जाएगा, एक तस्वीर बन जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँगा सेब, तो आपके दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है सेब की, तो क्या है वो वही तस्वीर जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास में यही बताया गया था कि संरचनात्मक जो ज्ञानात्मक संरचनाओं का क्या है, स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं, ठीक है। तो इसमें चौथा वाला सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन भी जीन पियाजे से ही है, 9वां क्वेश्चन भी जीन पियाजे से है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। जो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें पूछा है कि जो कौन सा प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में पूछा है कि जो उसके विकास का मुख्य गुण क्या होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज कब से कब तक होती है, तो जो 0 से नहीं, प्री ऑपरेशनल है ना, तो 2 से 7 साल तक क्या होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होता है। तो अमूर्त चिंतन का विकास, तो अमूर्त चिंतन का विकास तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि 2 साल का बच्चा है, 2 से 7 साल का बच्चा है, तो इसमें अमूर्त चिंतन नहीं करता है। विचार सोच में केंद्रीकरण, अब केंद्रीकरण क्या होता है, सेंट्रेशन क्या होता है। मान लीजिए कोई बच्चा है, क्या कर रहा है, उसके पास मोबाइल है, तो मोबाइल में क्या करेगा, या तो यूट्यूब देखेगा या फिर गेम खेलेगा। यानी कि उसको ये नहीं पता है कि मोबाइल से हम कितने सारे काम कर सकते हैं, वो सिर्फ एक ही काम करेगा। जैसे मान लीजिए मोबाइल ले लिया तो सिर्फ गेम खेलेगा या फिर इस यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो देखेगा। तो क्या कर रहा है, केंद्रीकरण कर रहा है। तो बच्चा अगर 2 से 7 साल का है तो इसी अवस्था में वो करता है, सोच में केंद्रीकरण होता है। वो सिर्फ सारी विशेषताओं को छोड़कर सिर्फ एक विशेषता पर ध्यान देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीकरण बोलते हैं। तो ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो 9वां का दूसरा तो सही है। देखिए परिकल्पित या निगमनात्मक सोच, तो निगमनात्मक सोच तो चौथी अवस्था में आता है, फार्मल स्टेज में, ठीक है। और चौथा क्या है, संरक्षण और पदार्थ में क्रमबद्धता करने की क्षमता, जो सीरियसन है। और कंजर्वेशन की अवस्था किस में है, तो ये तीसरी अवस्था में आ जाती है। जीन पियाजे की तीसरी अवस्था में कॉन्क्रीट ऑपरेशन में क्या होता है कि जो क्रमबद्ध, यानी कि क्या होता है, मान लीजिए बच्चा को हमने क्या दे दिया, ढेर सारा सिक्का दे दिया, ठीक है। तो वो अब सिक्का की ओर ना भाग कर क्या करेगा, वो मतलब अब अंतर कर लेगा कि कौन सा ज़्यादा है कौन कम है। मान लीजिए कोई
संरक्षण में क्या है, जैसे मान लीजिए एक मिठाई का डब्बा है, ठीक है, एक में भी आधा किलो मिठाई है जो कि छोटा डब्बा है, एक बहुत बड़ा डब्बा, इसमें सिर्फ 3 ही है लेकिन वो भी वज़न दोनों का ही सेम है। तो इसमें वो दोनों में अंतर कर पाएगा वो तीसरी अवस्था में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। तो वही इसी को हम संरक्षण बोलते हैं। और क्रमबद्धता क्या होता है, सीरिएशन, जैसे मान लीजिए हमने किसी ब्लॉक को दे दिया कि मतलब इसको हमें क्रम से लगाना है, मान लीजिए एक और बॉक्स है, एक इससे बड़ा है, एक इससे छोटा है, इसको क्या करना है, सीरियल से लगाना है। तो वो पहले सबसे बड़ा रखेगा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब क्या करेगा, एक सीरियल में उसको रख लेगा। उसी को हम क्रमबद्धता बोलते हैं, ठीक है। तो 9वां का दूसरा वाला आंसर हो जाएगा विचार या सोच में केंद्रीकरण। 10वां देखिए, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ में बताना है कि विकास के बारे में कौन सा सही है। तो विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, तो ऐसा तो नहीं है। विकास की दर सभी के लिए समान नहीं, क्योंकि इसमें विकास में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो पहला तो गलत हो सकता है। विकास केवल, देखिए केवल अगर जहाँ पे आ जाएगा तो सीडीपी में केवल समझ लीजिए नेगेटिव पॉइंट होता है, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए तीसरे में भी केवल है कि विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, तो ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बाल्यावस्था के दौरान नहीं, विकास कभी भी हो सकता है। विकास क्या है, विकास बहुआयामी है। देखिए विकास बहु डायमेंशनल है, ठीक है ना, मल्टी डायमेंशनल है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बहुआयामी। 10वां का चौथा सही हो जाएगा। देखिए 11 नंबर की, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। आपको बताना है कि कोई बच्चा पैदा हुआ, फिर वो बड़ा हो रहा है, तो उसका विकास किस क्रम में होगा। तो पहले क्या होगा, सेंसरी मोटर में आएगा, यानी कि संवेदिक आएगा, फिर कॉन्क्रीट आएगा, फिर अमूर्त आएगा। इसमें देखिए पहला वाला सही है, कोई बच्चा है तो पहले क्या करेगा, उसका सेंसरी मोटर डेवलप होगा, ठीक है ना। इसके बाद वो मूर्त काम करेगा। मूर्त का मतलब जो चीज़ उसके सामने रखी हुई है उसको देखकर वो चिंतन सोच विचार करेगा, ठीक है। अमूर्त का मतलब कि फिर जो चीज़ सामने नहीं भी है उसके बारे में भी सोच लेगा, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कर लेगा, ठीक है। तो इसमें पहला वाला तो सही है। और देखिए दूसरा में पहले ही अमूर्त दे दिया है, तो कोई बच्चा जन्म से ही अमूर्त चीज़ के बारे में नहीं जानता, मूर्त के बारे में भी नहीं जानता। सबसे पहले क्या होगा, संवेदिक, फिर मूर्त, फिर इसके बाद अमूर्त होगा, तो इसमें पहला वाला सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है उसमें हमें क्या करना है कि इंडिविजुअल डिफरेंस के जो किस रूप में हमें देखना चाहिए वो बताना है। तो इसमें देखिए अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, तो बाधा तो बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं करेगा, ये तो गलत हो जाएगा। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि अध्यापक के पक्ष में क्या होगा, असफलता को दर्शाएगा, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। योग्यता आधारित समूह बनाने की मापदंड, तो योग्यता आधारित समूह नहीं बनाना है हमें, ठीक है ना, क्या करना है, किसी भी क्राइटेरिया में नहीं बनाना है, तो तीसरा भी गलत है। चौथा है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें प्लानिंग कर रहा है, ठीक है ना, एक क्या कर रहा है, परियोजना बनाया जा रहा है, प्लानिंग कर रहा है, तो चौथा वाला सही है। अगला देखिए 13 नंबर कि एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए। अब देखिए समावेशी शिक्षा क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन जिसको बोला जाता है। इसमें किस पर जोर देना चाहिए, तो आपको बताना है, तो प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य यानी कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल, तो प्रदर्शन पर जोर नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें समावेशी का मतलब होता है कि उसका चारों तरफ का विकास हो, ठीक है ना। और अगला देखिए इसमें अभिवेधी या समरूपी निर्देश यानी कि अनडिफरेंटेशन इंस्ट्रक्शंस, तो निर्देश भी नहीं देना, ये भी गलत है, दूसरा भी। तीसरा है कि सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों का अलगाव, तो अलगाव भी नहीं करना, अलगाव क्या है, नेगेटिव है, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। हर बच्चों के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, देखिए अवसर प्रदान करने की बात कौन करता है, समावेशी कक्षा में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना चाहिए, ठीक है। वो करके सीखे, हैंड से, अपने हाथ से जो हस्त मतलब गतिविधियाँ हैं वो करें। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे सही है, ठीक है ना, कि हर बच्चों के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए क्या करना चाहिए, अवसर प्रदान करना चाहिए। तो 13 का 4 वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसमें बताना है आपको, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है
उसमें किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है तो आपको बताना है। देखिए मंदित छात्र, तो मंदित छात्र नहीं होगा, ठीक है ना। विकलांग छात्र, तो विकलांग अब नहीं कहा जाता है, तो पहला और दूसरा तो गलत हो गया। तीसरा देखिए छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ठीक है ना, तो तीसरा वाला इसमें सही हो जाएगा। जो भी दिव्यांगजन अधिकार है उसमें अब जिसके अंदर क्या है दिव्यांगता, यानी कि जो विकलांग बालक हैं उनको हम क्या नाम से बुलाते हैं अब, तो उसको हम दिव्यांग बालक बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 14 का तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए 15वां क्वेश्चन कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्र की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। आपको नेगेटिव पूछा है सवाल, ठीक है ना, क्या नहीं करना चाहिए। अधिगम कठिनाई क्या होती है, मतलब कोई बालक पढ़ने में कोई कठिनाई महसूस कर रहा है, सीख नहीं पा रहा है या फिर सुन नहीं पा रहा है, मतलब कोई भी अधिगम संबंधित कठिनाई है, ठीक है। तो उसके बारे में बताना है कि कोई छात्र है जो कठिनाई से जूझ रहा है, अधिगम करते हुए जूझ रहा है, तो उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, आपको यह बताना है। तो देखिए इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि छात्र जब उसको अधिगम करने में कठिनाई हो रही है तो उसको क्या करना चाहिए, मान लीजिए नहीं देख पा रहा है तो उसको श्रव्य दृश्य सामग्री का इस्तेमाल करवाना चाहिए, ठीक है, पहला तो करवाना चाहिए। दूसरा संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागम का इस्तेमाल, तो क्या करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव एंड पेडागोजिकल अप्रोच को भी यूज़ करना चाहिए, तो दूसरा भी ठीक है। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, तो व्यक्तिगत शैक्षिक योजना भी बनाना चाहिए, ठीक है ना। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, तो जटिल संरचना का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो चौथा वाला गलत हो जाएगा। तो हमसे गलत ही पूछा है तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 15 का 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। सृजनात्मकता क्या होता है, जिसको हम क्रिएटिविटी बोलते हैं, क्रिएटिविटी, ठीक है। उसकी पहचान कैसे हम करेंगे, तो देखिए कम परिज्ञानता या बोधगम्यता, तो कम जिसके अंदर कम रहेगा ज्ञान या बोध करने की क्षमता, तो सृजनात्मकता में नहीं जाएगा। रचनात्मक मतलब जो सृजनात्मक बालक क्या होते हैं उनके अंदर बहुत ही करने की क्षमता होती है सब कुछ, यानी कि पढ़ने में तेज होते हैं, उनके अंदर मतलब बहुत ही पावरफुल होते हैं, ठीक है ना। देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये सही है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में उसकी विशेषता का पता लगाना, मतलब इसके मतलब कई पहलू हो सकते हैं, ठीक है ना, मतलब केंद्र से चारों ओर फैलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता पहचान का प्रमुख लक्षण दूसरा वाला ही हो जाएगा, अपसारी चिंतन। एक होता है अभिसारी चिंतन, यानी कि मतलब बाहर से हम केंद्र की ओर जब आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं, और जब केंद्र से चारों ओर फैलता है तो उसको बोलते हैं अपसारी चिंतन। और देखिए इसमें तीसरा है कि अति सक्रियता, तो अति सक्रियता नहीं, हाइपर एक्टिव नहीं होना चाहिए बालक, तो हाइपर एक्टिव तो बिल्कुल नहीं होगा। और चौथा है कि असतर्कता, तो असतर्कता भी गलत हो जाएगा, इसमें दूसरा वाला सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन। 17 क्वेश्चन देखिए, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को मतलब क्या करना चाहिए। जो विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करना है उसको बताना है, तो छात्र होने के नाते आपको क्या करना चाहिए बताना है आपको। तो देखिए विविध संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, तो टालना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो नेगेटिव हो गया। दूसरा इसमें देखिए क्या है कि विविध विन्यासों के उदाहरण देने चाहिए, तो उदाहरण दे सकते हैं, तो अभी तक तो दूसरा ठीक लग रहा है। और तीसरा देखिए सभी के लिए मानकीकृत आकलन, देखिए मानकीकृत आकलन का उपयोग हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड जो होता है असेसमेंट, तो ये बिल्कुल भी नेगेटिव होता है, अगर ये कहीं भी आपको दिखे सीडीपी में, पेडागोजी में, तो आप इसको काट देंगे, ठीक है ना। तीसरा वाला भी गलत हो गया। चौथा है कि ऐसे कथन का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणा को मजबूत करे, तो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणा को मजबूत नहीं करना चाहिए, ये भी नेगेटिव है। इसमें दूसरा वाला आंसर सही है कि विविध विन्यासों के उदाहरण देने चाहिए। 18 नंबर देखिए कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है आपको बताना है। समस्या समाधान क्या होता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ जो होता है उसको हम फैसिलिटेट करना है, कैसे करेंगे, ठीक है ना, उसको हम कैसे उसको निपटारण करेंगे, कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे उससे हम निजात पाएंगे, तो वही बताना है आपको। तो लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर,
तो लगातार प्रयास जो अभ्यास है कर सकते हैं, लेकिन जोर नहीं देना है, ठीक है ना। तो जोर तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। समस्याओं को हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, तो अटल प्रक्रिया पर हमें क्या करना है, अटल प्रक्रिया को बढ़ावा नहीं देना है। अटल मतलब कि सिर्फ फिक्स्ड की बात हम नहीं करेंगे। फिक्स्ड क्या होता है, नेगेटिव होता है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, तो देखिए तीसरा वाला सही है। समरूप क्या होता है, जो एनालॉजी होता है इसको इनक्रेज करने की बात कही गई है, तो तीसरा सही है। विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करे, तो डर भी नेगेटिव होता है, यानी कि इसमें सिर्फ तीसरा सही है। तो समस्या समाधान में क्या होना चाहिए, समरूपों को इस्तेमाल को बढ़ावा देकर हम उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगला देखिए कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम किया जा सकता है। जो अधिगम की अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन, तो अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, तो बच्चों को दंड देकर, तो दंड देना क्या है, नेगेटिव है, तो गलत हो गया पहला। और दूसरा है कि प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य पर जोर देकर, तो फोकस किस पे करवाना है, इसका जो भी उसका लक्ष्य है उस पर अगर वो फोकस करेगा तो अधिगम में क्या होगा, वो मोटिवेट होगा। तो लगभग दूसरा तो ठीक ही दिख रहा है। अगला देखिए बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप, तो बहुत आसान क्रियाकलाप नहीं देना है, तीसरा तो गलत हो जाएगा। यंत्रवत याद करने पर जोर, तो याद भी नेगेटिव होता है, यानी कि इसमें दूसरा वाला सही है कि प्रवीणता अभिमुख लक्ष्यों पर जोर देकर। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कि शर्मिंदगी बारे में बताना है, शर्मिंदगी है क्या, ठीक है। तो शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, तो शर्मिंदगी का संज्ञान से संबंध होता है, तो ये तो गलत हो गया पहला वाला। जो शर्मिंदगी है, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। जो शर्मिंदगी है उसका क्या पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव ही पड़ता है, तो दूसरा तो ठीक लग रहा है। तीसरा देखिए बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, तो बच्चों को अगर मोटिवेट करना है तो उसको हमें शर्मिंदगी महसूस करवाना प्रभावशाली नहीं है, इसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, तो तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना, तो शर्मिंदगी को अगर बारंबार पैदा करेंगे तो इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें जो राइट आंसर है, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो दूसरा वाला सही है इसमें। 21 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम, निम्न में से कौन सा अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम बताना है आपको, ठीक है। तो जो अध्यापन आपको टीचिंग कराना है, लर्निंग कराना है, तो उसका सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा आपको ही बताना है। तो देखिए इसमें विषय वस्तु को याद कराना, तो याद कराना नेगेटिव हो जाएगा। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, तो संबंध खोजना क्या है, ये देखिए पॉजिटिव है, क्योंकि संकल्पना के बीच में क्या है, संबंध खोजना पॉजिटिव है। बिना विश्लेषण के अवलोकन कराना, तो विश्लेषण किए बिना अवलोकन कराना भी नेगेटिव हो जाएगा। अनुकरण या नकल या दोहराव कराना, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इसमें दूसरा वाला सही हो जाएगा। संकल्पनाओं के बीच में क्या कराना है, संबंध खोजना है। अगला देखिए, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि कोई टीचर है उसको क्या किया जा रहा है कि कोई कार्यकलाप दे दिया गया है बच्चों को, तो उसमें कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो उसका विश्लेषण करना है, और विश्लेषण क्यों करना चाहिए आपको बताना है। 22 में देखिए कि इसके आधार पर वो दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, तो दंड बिल्कुल भी नहीं देना है बच्चों को, दंड नेगेटिव हो जाएगा, तो पहला तो गलत हो जाएगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, तो देखिए क्या है, जो त्रुटियां होती हैं, एरर्स होते हैं, वो क्या अर्थपूर्ण है, अधिगम प्रक्रिया में क्या है, वो अर्थपूर्ण होती हैं, तो इम्पोर्टेंट है। जो गलतियां हमारी होती हैं वो पॉजिटिव में आती हैं। बच्चे अगर गलतियां करेंगे तो गलतियों से ही वो सीखेंगे, तो गलतियां क्या है, अर्थपूर्ण काम करती हैं, तो दूसरा तो ठीक है। तीसरा देखिए, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्र से अलग कर सकते, तो अलग बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें सेग्रेगेशन नहीं करना है, बच्चों को अलगाव नहीं करना है, तो ये गलत हो जाएगा तीसरा भी। चौथा है कि अधिगम केवल, देखिए केवल आ गया ना, तो केवल तो जहाँ भी दिख जाए आप उसको काट ही देंगे, तो 22 का दूसरा वाला सही हो जाएगा इसमें। 23 देखिए कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, तो कब होती है, जो कोई बच्चा है उसको सीखने में कठिनाई कब होती है, वही बताना है आपको। कि सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, सूचना क्या है कि अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाएगी, तो क्या करेगा वो सीखने में कठिनाई
हो सकता है। चलिए आगे देखिए कि वो आंतरिक रूप से अप्रेरित हो। अगर वो इंटरनल रूप से मोटिवेटेड रहेगा तो क्या करेगा, वो बहुत ही आसानी से वो सीख जाएगा। तो कठिनाई की बात कर रहा है ना, तो यानी नेगेटिव पूछ रहा है आपसे, तो ये तो सही है। बाकी सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, यह नेगेटिव है। हमें कठिनाई बताना है, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, ये भी ठीक है। किसी विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो तो उसको क्या करना है, मल्टीपल वे में, तो ये भी सही है। यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। इसमें जो पहला वाला है वही कठिनाई होगी। बच्चों को सीखने में कठिनाई कौन करेगा, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाएगी तो उसको सीखने में कठिनाई होगी। इसमें पहला वाला सही आंसर हो जाएगा। 23 का एक हो गया, ठीक है। इसमें देखिए 24 की अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। जो अधिगम है यानी कि लर्निंग है, उसकी जो बेस्ट अवस्था बताना है आपको। तो पहला है कि उच्च उत्तेजना उच्च भय, तो भय तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो पहला तो कट जाएगा। दूसरा भी निम्न उत्तेजना, तो निम्न उत्तेजना तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, उसमें भी उच्च भय, तो दूसरा भी कट जाएगा। तीसरा देखिए कि संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, तो ये तीसरा वाला ज़्यादा सही है। कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, तो चौथा भी गलत है। तो इसमें 24 का तीसरा वाला सही हो जाएगा, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, ठीक है। 25 देखिए कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, आपको बताना है कि जो अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, तो बिल्कुल होती है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, तो पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर नहीं होते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। देखिए इसमें तीसरा वाला बिल्कुल सही है, बच्चे क्या है, एक्टिव होते हैं, ठीक है ना, सक्रिय भूमिका निभाते हैं, एक्टिव रोल प्ले करते हैं, ठीक है। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर, तो पाठ्य पुस्तक भी नेगेटिव है। 25 का तीसरा वाला इसमें सही हो जाएगा। 26 देखिए कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। जो लर्निंग है उसके लिए बताना है कि कौन सी धारणा जो है वो सबसे उपयुक्त है। तो इसमें पहला है कि योग्यता सुसाध्य हो, यानी कि एबिलिटी क्या हो, इम्प्रूवल हो, तो पहला तो ठीक है। योग्यता अटल हो, तो अटल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फिक्स्ड की बात जहाँ आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। प्रयास में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फ़र्क पड़ना चाहिए, ये भी नेगेटिव है। असफल अनियंत्रित हो, तो बिल्कुल गलत है। इसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त है, तो योग्यता सुसाध्य है। 27 देखिए कि निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने के लिए सहायक है। क्या है, विद्यार्थियों में क्या संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने के लिए सहायक बताना है आपको। तो इसमें देखिए प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, इसमें कंपटीशन की बात कर रहा है, तो बच्चों में कभी भी कंपटीशन की बात नहीं करनी है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, तो हमें कभी भी आपको ध्यान रखना है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं होगा, जब भी होगा तो वो बाल केंद्रित होगा, ठीक है। बारंबार परीक्षाएं, तो बारंबार परीक्षाएं भी नेगेटिव ही है, ठीक है ना, क्योंकि बारंबार परीक्षा नहीं। अन्वेषण और संवाद, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंक्वायरी और उनके बीच में डायलॉग कराया जाए, ठीक है ना। किसी भी कंसेप्ट की समझ बढ़ानी है तो आपको क्या करना है, बच्चों में उनको अन्वेषण यानी खोजबीन के द्वारा, उनसे वाद विवाद के द्वारा, ठीक है ना, उनको सिखाया जाए, तो उनकी क्या होगी, जो कंसेप्ट होगा, संकल्पनात्मक समझ होगी, बहुत तेज़ से बढ़ेगी। तो चौथा इसमें से हो जाएगा। 28 देखिए कि एक विद्यार्थी एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है। कोई सायना नाम की लड़की है, लड़का जो भी है, वो क्या कर रही है, स्वयं से बात कर रही है, और वह बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है, ठीक है। मतलब कोई सायना है, वो खुद से ही बात कर रही है, तो कह रही है, तो बताना है आपको कि जो लेव वाइगोत्स्की का भाषा और चिंतन या उसकी सोच के बारे में बताना है कि किसके अंतर्गत आएगा। जो व्यक्तिगत वाक्य यानी जो प्राइवेट स्पीच है वो क्या दर्शा रहा है। तो कोई लड़की है, वो स्वयं से ही बात कर रही है, तो क्या दर्शा रहा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। तो देखिए इसमें प्राइवेट स्पीच में क्या होता था कि आपको जैसे जो आत्म केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिज्म जिसको बोलते हैं, खुद से स्वयं से बात करना। नहीं, इसमें तीसरा वाला नहीं होगा, सॉरी। देखिए इसमें पूछा गया है कि जो सायना है वो खुद से स्वयं से बात कर रही है, ठीक है ना, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो
प्राइवेट स्पीच है वो क्या दर्शाता है, तो इसमें वो क्या करे, खुद को वो क्या करे, रेगुलेशन दे रही है, यानी स्वनियमन हो जाएगा। ठीक है, इसमें खुद को क्या कर रही है, वो अपने हिसाब से उसको ढाल रही है। ठीक है, उसको अपने इंटरनल के हिसाब से बात करिए। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, एक क्वेश्चन बना था पिछली बार कि कोई लड़की है जो अलमारी में कपड़े तय कर रही है, वो खुद से ही बात कर रही है, तो किसके अंतर्गत आएगा, तो प्राइवेट स्पीच के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, व्यक्तिगत वाक के अंतर्गत आएगा। तो वो क्या कर रही है, वो खुद को क्या कर रही है, सेल्फ रेगुलेट कर रही है, स्वयं नियमन कर रही है। ठीक है ना, तो इसमें 28 का दूसरा वाला हो जाएगा। 29 देखिए कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। जो मूल्यांकन पद्धति है उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए, विद्यार्थियों को नामांकित करना, तो नामांकित लेबलिंग। देखिए नामांकन आ गया, नामांकित लेबलिंग भी नेगेटिव ही होता है, ये नेगेटिव हो गया। देखिए योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, तो विभाजित भी नहीं करना, सेग्रेगेशन की बात करेगा तो भी नेगेटिव हो जाएगा। विद्यार्थियों की ज़रूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी क्या है कि बच्चों की क्या ज़रूरत है उसको पहचान करना, उसकी क्या आवश्यकता है उसकी ज़रूरतों को पहचान करना। ठीक है ना, तो तीसरा वाला बिल्कुल सही है। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करना। देखिए उच्च अंक की बात, जहाँ भी अंकों की बात आएगी वो हमेशा ही नेगेटिव ही होगा। इसमें 29 का तीसरा वाला सही हो जाएगा। देखिए 30वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। जो बच्चों की क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, उसको डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है वही आपको बताना है। तो केवल आनुवंशिकता पर, तो देखिए केवल आनुवंशिकता पर नहीं होगा, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। केवल पर्यावरण पर, यह भी गलत हो जाएगा। ना ही आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण, यह भी गलत हो जाएगा। देखिए बच्चे का विकास जब भी वो निर्भर करेगा, तो जहाँ भी पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों आएगा, दोनों का पारस्परिक संबंध रहेगा, वहाँ पे बच्चों का विकास बहुत ही अच्छा होगा। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों होना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर बच्चे का अच्छे से विकास होगा। तो 30वें का 4 नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आज के क्लास में 30 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चंस आते रहेंगे, आप देखते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और आप तैयारी को इसी तरह तेज़ बनाइए। थैंक यू।